हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक करेंगे जीएसटी का। ये भी यूनिट 2 से ही है, जिसका नाम है ज़ीरो रेटेड सप्लाई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम सब ध्यान से समझेंगे। मीनिंग, सबसे पहले ज़ीरो रेटेड सप्लाई होता क्या है, हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। ज़ीरो रेटेड सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन विच द जीएसटी रेट इज 0%, बट द सप्लायर कैन स्टिल क्लेम input tax credit and get a refund. Zero rate supplies include export of goods or services, for example, sending goods services outside India, and supplies to SAS, Special Economic Zone, developers or SAS units. मीन्स जीरो रेट सप्लाई जो होती है, इसके अंदर जो भी गुड्स सप्लाई किए जाते हैं या फिर जो भी सर्विसेज सप्लाई की जाती है, प्रोवाइड की जाती हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो 0% फिक्स किया गया है, इसलिए इनको जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। जीरो रेट जीएसटी रेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, नो। इसका मतलब यही होता है कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये जीएसटी के अंडर आती है, लेकिन इसके ऊपर जो रेट है वो 0% है। इट मीन्स जो भी सप्लायर होता है इन गुड्स का और सर्विसेज का, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जीएसटी से एग्जाम्प्ट नहीं है। यहाँ पर जो रेट है वो 0% है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जीरो रेट सप्लाई है, इसके अंदर कौन कौन सी सप्लाई इंक्लूड होती है, कौन सी वो सप्लाई है जिनके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो 0% फिक्स किया गया है। सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का। चाहे हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर आउटसाइड इंडिया, चाहे सर्विसेज का, उसके ऊपर जीरो रेट जीएसटी पे किया जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से आए। इसलिए मेन मोटिव 0% फिक्स करने का यही है गवर्नमेंट का। और यहाँ पर अगेन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी परचेजेस पर जो वो टैक्स पे करेंगे उसका यहाँ पर बेनिफिट वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी जो सप्लाई की जाती है, उस सप्लाई को भी 0% जीएसटी रेट के अंडर इंक्लूड किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसको जो हम कंट्री का जो कंट्री होती है, जो पूरा एक एरिया होता है कंट्री का, उसमें उसको थोड़ा सा अलग रखा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग होता है, बाकी जो पार्ट ऑफ द कंट्री उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ पर जो भी सप्लाई की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसको भी एक तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर भी 0% जीएसटी रेट फिक्स किया जाता है। यहाँ पर हम अगेन वही बात पढ़ेंगे कि जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आपकी दो सप्लाईज आएंगी, एक्सपोर्ट और दूसरा सप्लाईज टू सैज यूनिट या फिर सैज डेवलपर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज। हमने ये पढ़ लिया कि 0% जीएसटी कौन सी सप्लाई पर है। अब हम बात करते हैं कि उसका रिफंड कैसे मिलता है, रिफंड के लिए कैसे क्लेम किया जाता है। कौन सा रिफंड? जो भी हम इनपुट टैक्स पे करते हैं ऐसी सप्लाईज के लिए सप्लायर उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकता है। द सप्लायर्स मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज आर एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड। रिफंड वो क्लेम कर सकते हैं। Refunds are for the input tax paid on the goods and services which are used for such zero rated supply. यहाँ पर जो रिफंड वो क्लेम कर सकता है वो होता है जो वो टैक्स पे करता है, इनपुट टैक्स जो पे करता है अपनी इन सप्लाईज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपोर्टर है जो दुबई के अंदर शूज एक्सपोर्ट करता है और वो यूज करता है जो सोल उन शूज के प्रोडक्शन में, वो सोल वो बाहर से परचेज करता है, किसी और से परचेज करता है और अपने शूज के अंदर वो सोल फिट करता है। तो उसके ऊपर जो भी परचेजिंग करता है वो सोल की, उस पर जो इनपुट टैक्स पे करता है वो उस टैक्स को क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो हमारा आईटीसी है यहाँ पे सप्लायर के लिए, उसको उसका वो क्लेम कर सकता है। क्योंकि सोल की परचेज के लिए ऑब्वियसली वो जीएसटी तो पे करेगा ही करेगा, जिसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं, तो उसका वो क्लेम कर सकता है, उसके पास पूरा है ये ऑप्शन।
अब यहाँ पर उसको दो ऑप्शन दे रखे हैं डीलर को कि किस किस तरीके से वो अपने उस क्लेम को, रिफंड को जो है वो क्लेम कर सकता है। पहला है, डीलर जो है एक्सपोर्ट करेगा शूज दुबई में अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक बॉन्ड होता है ये, और वो क्लेम कर सकता है रिफंड अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जितना भी उसका आईटीसी बनता होगा, उसको इकट्ठा हो गया जितना भी अमाउंट उसका आईटीसी का, वो उसको रिफंड ले सकता है। दूसरा, डीलर क्या करेगा, डीलर कैन पे आईजीएसटी वाइल मेकिंग द सप्लाई, जब वो सप्लाई करेगा यानी कि जब अपने गुड्स को वो एक्सपोर्ट करेगा तो उस टाइम पर वो चाहे अपनी मर्जी से वो आईजीएसटी पे कर सकता है और बाद में उस आईजीएसटी का वो रिफंड क्लेम कर सकता है। यानी कि यहाँ पर ये दो तरीके हैं डीलर के पास। पहला कि वो एक बॉन्ड के अंडर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंडर, और आईटीसी क्लेम करेगा जो उसने इनपुट टैक्स पे कर रखा है। दूसरा, वो अपनी सप्लाईज के ऊपर आईजीएसटी पहले पे करेगा, उसके बाद वो अपने उस आईजीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। ये ऑप्शन एक्सपोर्टर के पास होता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो चूज कर सकता है, दोनों ही ऑप्शन में उसको रिफंड मिलेगा, जितना भी वो टैक्स पे कर रहा है उसको उसका रिफंड मिलेगा दोनों ही ऑप्शन में। अब प्रोसीजर क्या है, रिफंड प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर वो बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस केस में रिफंड का क्या प्रोसीजर है। जब भी गुड्स बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को फाइल करना पड़ता है कस्टम अथॉरिटीज के पास, जिसका नाम है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल के अंदर गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल होती है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उनका प्राइस है, कितना उसके ऊपर टैक्स है, कितनी ड्यूटी है उसके ऊपर बनती, वो सब चीज उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो शिपिंग बिल एक्सपोर्टर जो है सबसे पहले उसको फाइल करेगा शिपिंग बिल को रिफंड क्लेम करने के लिए। ये द लॉ स्पेसिफाइज दैट शिपिंग बिल इज टू बी कंसिडर्ड एड रिफंड क्लेम ऑन सेटिस्फाइंग फॉलोइंग टू कंडीशंस। शिपिंग बिल के थ्रू वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है, बट यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली, अ पर्सन कैरिंग द एक्सपोर्ट गुड्स शुड फाइल एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि जो भी पर्सन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट नाम का डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कहीं ना कहीं एक तरह से परमिशन है उसको कि हाँ वो अपने गुड्स जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट का होना भी जरूरी है उसके पास, तो उसको फाइल वो करेगा। शिपिंग बिल के साथ साथ एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट का होना भी जरूरी है। दूसरा, एप्लीकेंट ने रिटर्न फाइल कर रखा हो जीएसटीआर 3 या फिर जीएसटीआर 3B के अंडर, उसने रिटर्न फाइल कर रखा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, तो ही वो शिपिंग बिल के जरिए अपने टैक्स को, रिफंड को क्लेम कर सकता है। अब हम बात करेंगे रिफंड प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सबसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तब क्या प्रोसीजर है रिफंड का। पहला तो वही है सेम कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जो बाहर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अपनी आउटसाइड इंडिया, वो पहले आईजीएसटी पे करेगा, बाद में उसको वो क्लेम कर सकता है, उसका रिफंड वो क्लेम कर सकता है। इस केस में रिफंड क्लेम करने के लिए उसे एक फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है GST-RFD-01। इसके साथ साथ फॉलोइंग आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। रिफंड क्लेम करने के लिए कुछ चीजें और हैं जो उसको फाइल करनी जरूरी है एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज को। पहला, एक स्टेटमेंट जिसके अंदर नंबर और डेट मेंशन होगा इनवॉइसेस का, जो भी उसके इनवॉइसेस है उसके नंबर और डेट उस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगी। दूसरा, उसके पास बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या फिर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, इन दोनों में से किसी एक सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर उसके पास अवेलेबल है तो उस केस में वो रिफंड को क्लेम कर सकता है इफ ही इज अ एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। अब हम बात करेंगे रिफंड प्रोसीजर फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सैज। जो सप्लायर अपने गुड्स या सर्विसेज को सैज यूनिट या डेवलपर ऑफ सैज के पास सप्लाई कर रहा है तो रिफंड क्लेम करने के लिए उसके पास कुछ चीजें होनी जरूरी है। पहला, एक स्टेटमेंट जिसके अंदर नंबर और डेट मेंशन हो सारे इनवॉइसेस का। दूसरा, उसके पास प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है।
सैज ऑफिसर से ऑथराइज होना चाहिए वो, मतलब जिस भी सैज यूनिट के अंदर उसने अपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया है तो वहां से उसके पास एक ऑथराइज रिसिप्ट होनी चाहिए कि हाँ वहां पर वो चीजें सप्लाई हुई है। दूसरा, डिटेल उसके पास होनी जरूरी है कि उसके पास जो पेमेंट हुई है वो कौन से मोड में हुई है, डिटेल ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, ये डिक्लेरेशन भी होनी जरूरी है कि पहले वो आईटीसी क्लेम नहीं करा, उसने जो आईटीसी है इस सप्लाई के ऊपर उसने पहले आईटीसी क्लेम नहीं की। अगर ये सब चीजें उसके पास है, ये सारे प्रूफ उसके पास है, इन दैट केस उसको रिफंड आसानी से मिल जाएगा। अब आता है प्रोविजनल रिफंड। ये दोनों के लिए ही है, एक्सपोर्टर के लिए भी है और सैज यूनिट के सप्लायर के लिए भी है। यहां पर दोनों ही एक्सपोर्टर और सप्लायर ऑफ सैज यूनिट आर एंटाइटल्ड टू अ 90% रिफंड ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। Provisional refund is granted within 7 days of the refund claim. The amount of provisional refund is credited directly to the claimant's bank account. There is a condition attached to provisional refund. The provisional refund is not granted if the applicant has been prosecuted for any offence under the GST law or earlier law within past 5 years. एक्चुअल रिफंड मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जब तक एक्चुअल रिफंड नहीं मिलता उससे पहले एक्सपोर्टर के पास और सप्लायर के पास, दोनों के पास ऑप्शन होता है एक प्रोविजनल रिफंड का। वो प्रोविजनल रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर उन्हें प्रोविजनल बेसिस पर 90% जितना भी उनका टैक्स बनता है उसका 90% जो है उनको रिफंड मिल जाता है। जब भी वो अप्लाई करते हैं इस रिफंड के लिए, क्लेम करते हैं, उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनको प्रोविजनल रिफंड मिल जाता है और उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन जरूरी है कि जो भी वो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है प्रोविजनल रिफंड के लिए, वो उस लास्ट 5 ईयर्स में, पिछले 5 सालों में उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस ना हो, कोई एलिगेशन ना हो या कोई उसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो जीएसटी लॉ के अंडर या किसी और लॉ के अंडर, तभी उसको प्रोविजनल बेसिस पर पैसा मिलेगा रिफंड का। आई होप आपको जीरो रेटेड सप्लाई और क्या होता है जीएसटी में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबने अच्छे से समझना है इस वीडियो को।